हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 27 अप्रैल 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसलिए आप दोनों को वहां से अवेल कर सकते हो। आप किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम में ये करंट अफेयर आपके लिए अप्रोप्रिएट है, इसलिए हर एक क्वेश्चन का ध्यान बहुत इत्मीनान से दिया करिए। पहला क्वेश्चन है आज का, ये कौन सी राज्य सरकार है जो कि पहली ऐसी राज्य सरकार बन गई है जिसके द्वारा एक ऐसी बस सर्विस स्टार्ट करी गई है जो कि डिजिटल टिकटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो डिजिटल टिकटिंग सिस्टम के साथ पहली बार किसी ने बस सर्विस लॉन्च करी है। तो ये है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार, और इसको लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट आदित्य ठाकरे के द्वारा। अब समझिए ये डिजिटल टिकटिंग सिस्टम है क्या। इसमें आपको एक कार्ड बनवाना पड़ेगा और इस कार्ड की मदद से बस के डोर पे एक टैप ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है, मतलब एक सेंसर लगा हुआ है। आप इसमें टैप इन करिए, बस का दरवाजा खुल जाएगा, आप अंदर आके बैठ जाइए। जब आपका स्टॉपेज आ जाए तो आप फिर से इसे टैप करिए, सेंसर आपका कार्ड सेंस करेगा, पैसा आपका डिडक्ट हो जाएगा और गेट आपका खुल जाएगा और अपने स्टॉपेज पे आप उतर जाइए। तो अल्टीमेटली पहली बार ऐसा डिजिटल टिकटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। अभी इसकी पहली बसेस लॉन्च करी गई है। आगे आने वाले कुछ दिनों में 438 रूट्स के लिए मुंबई के अंदर 10 और बसेस चलाई जाएंगी। उसके बाद पूरे महाराष्ट्र के अंदर भी नेक्स्ट फेज के अंदर इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो महाराष्ट्र सरकार, और यहाँ पे गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पे गवर्नर है। इससे ट्रैवलर्स को और ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस होगा और आसानी होगी। कोई भी अननेसेसरी एलिमेंट बस में नहीं बैठ पाएगा, केवल सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन यात्री ही यात्रा कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री क्रिएटेड गिनीज रिकॉर्ड फॉर वेविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लैग्स? ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में सबसे अधिक झंडे लहराकर गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है? यह है भारत। भारत में अभी हाल ही में वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। बेसिकली ये प्रोग्राम इसलिए आयोजित किया गया कि जगदीशपुर के राजा रह चुके वीर कुंवर सिंह जो हैं, उनकी विक्ट्री की वजह से ये दिवस मनाया जाता है। तो उनकी विक्ट्री को मनाने के लिए यहाँ पर इस उपलक्ष्य में 78,220 झंडे एक साथ लहराए गए, और ऐसा वर्ल्ड में पहली बार हुआ है कि किसी देश में किसी भी इवेंट के अंतर्गत इतने झंडे एक साथ लहराए गए हों। तो ये है भारत। भारत ने यहाँ पर नाम दर्ज कराया। चलिए बताइए, अच्छा ये कौन से भारतीय हैं जिनको मैथमेटिक्स के क्षेत्र में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इस बार शामिल होने का मौका मिला? और हिंट आपको दे देता हूं, साल 2022 में पहले ये ऐसे व्यक्ति हैं पूरे दुनिया के जिनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। मतलब यहाँ पर दो फैक्ट है। पहला फैक्ट ये है कि पहली बार किसी को मैथमेटिक्स में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, और दूसरा फैक्ट ये है कि 2022 के पहले ये व्यक्ति हैं जिनको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जनवरी के महीने में। अगर आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको याद आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जल्दी से। और जापान की कैपिटल है टोक्यो, भारत की कैपिटल आपको पता ही है नई दिल्ली, चाइना की कैपिटल बीजिंग, मालदीव्स की कैपिटल माले। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आरबीआई ने कौन से बैंक के ऊपर 1.12 करोड़ का जुर्माना लगाया है? आरबीआई लगातार हंटर इस टाइम पे चला रहा है, और ये हंटर उन बैंक्स पर पड़ रहे हैं जो कि आरबीआई के नॉर्म्स का वायलेशन नहीं कर रहे हैं। तो एक बार आरबीआई का हंटर फिर से चला है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर। बैंक ऑफ आरबीआई की केवाईसी नॉर्म्स का वायलेशन किया है, जिसकी वजह से यह जुर्माना लगाया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 1935 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पुणे, और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे एएस राजीव। क्या नाम है? एएस राजीव। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई है, और इसके गवर्नर हैं इस टाइम पे शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में फोर्ब्स की रिच लिस्ट के आधार पर यह कौन से भारतीय हैं जिन्होंने वारेन बफेट को पछाड़कर दुनिया में 5वें सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान प्राप्त कर लिया है? तो ये हैं गौतम अडानी। इन्होंने वारेन बफेट को पछाड़ा है, और वारेन बफेट की जो संपत्ति है ये 121 बिलियन है। गौतम अडानी की जो संपत्ति, या फिर आप बोल सकते हो नेट वर्थ है, वो 123 बिलियन हो गई है। तो यहाँ पर आंसर है आपका गौतम अडानी। और बाकी तो आपको पता ही है, फोर्ब्स की रिच लिस्ट के आधार पर टॉप 3 इस टाइम पे हैं एलोन मस्क, जेफ बेजोस, बेर्नार्ड अर्नोल्ट। अगला क्वेश्चन है,
ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा 5 जगहों को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया गया है? तो ये है तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार। इन्होंने तमिलनाडु के अंदर 5 ऐसी जगह हैं जिनको संरक्षित एरिया डिक्लेयर किया है। देखिए, किसी भी जगह को संरक्षित एरिया तब डिक्लेयर किया जाता है या प्रोटेक्टेड एरिया तब डिक्लेयर किया जाता है जब वहाँ पर जो एनिमल्स हैं या फिर किसी भी तरीके के जीव जंतु हैं, चाहे वो मरीन हैबिटेट हो, चाहे वो कोई सा भी हैबिटेट हो, जब उनकी तादाद खतरे में आ जाती है, जैसे कि कोई प्रजाति विलुप्त होने लगती है, उस केस में उस जगह को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये कि इंसानों का कोई भी हस्तक्षेप अब वहाँ पर नहीं होगा। तो ऐसी 5 जगह हैं। एक तो है एलिफेंट सेंचुरी तमिलनाडु की कृष्णागिरी में, दूसरी है 16वीं बर्ड सेंचुरी विल्लुपुरम में, तीसरी है 17वीं बर्ड सेंचुरी जो कि त्रिपुर में है, चौथी है कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि होसुर में पड़ती है, और 5वीं है भारत की पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्लेंडर लॉरिस के लिए जो कि करूर में पड़ती है। स्लेंडर लॉरिस आपको पता है किसका नाम है? ये जो आपको जंतु दिख रहा है इसका नाम है स्लेंडर लॉरिस, और ये भारत में दक्षिण राज्यों में पाया जाता है, ज़्यादातर तमिलनाडु में, और उसके बाद अगर ये पाया जाता है कहीं तो श्रीलंका में पाया जाता है। पिछले कुछ सालों में स्लेंडर लॉरिस की प्रजाति विलुप्त हो रही है, जिसकी वजह से करूर में इस पर्टिकुलर साइट को भी प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया है। आंध्र प्रदेश में वाई.एस. जगन रेड्डी की सरकार है, कर्नाटक में बिसावराज बोमई की सरकार है, केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ट्विटर को $44 बिलियन में किसने खरीद लिया है? तो ये है एलोन मस्क। मैंने आपको पहले भी बताया था, एलोन मस्क ने ट्विटर को ऑफर दे दिया था और फाइनली अब ये डील हो गई है। कल शाम को ट्विटर की जो लीगल टीम है उनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने कॉन्फ्रेंस करी है, और कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ डाइवल्ज करी गई कि फाइनली ये डील $44 बिलियन में हुई है, $44 बिलियन में, और एलोन मस्क का हो गया है अब ट्विटर की स्थापना 2006 में करी गई थी, और इसके जो को फाउंडर हैं ये हैं इवान विलियम्स और क्रिस्टोफर स्टोन। बाकी फाउंडर तो आपको पता ही है, जैक डॉर्सी। तो जैक डॉर्सी से $44 बिलियन में इन्होंने खरीद लिया है। और ट्विटर के अभी कुछ टाइम पहले सीईओ बनाए थे भारतीय मूल के, कौन? ये हैं पराग अग्रवाल, जिनको ट्विटर का सीईओ बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जिसके द्वारा खोंगजोम दिवस अभी हाल ही में मनाया गया? तो खोंगजोम दिवस हर साल मनाया जाता है मणिपुर सरकार के द्वारा। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 1891 में मणिपुर के लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत से एक वॉर लड़ा था जिसको एंग्लो मणिपुरी वॉर के नाम से जाना जाता है, और ये वॉर इसलिए लड़ा गया था कि मणिपुर में आज़ादी का माहौल बना रहे, ब्रिटिश हुकूमत को मणिपुर से दूर ढकेलने के लिए ये वॉर लड़ा गया था। इसमें कई सारे मणिपुरियों ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी थी, और उस टाइम पर जो स्पेशली मणिपुर की तरफ से जिन्होंने लीड किया था इस बैटल को, उनको बोलते हैं मेजर पाउना ब्रजबाशी। तो इन सभी वीरों की याद में यह दिवस मनाया जाता है जिसको बोलते हैं खोंगजोम दिवस, क्योंकि ये खोंगजोम बैटल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बीनापनी मोहंती का निधन हो गया। तो ये क्या थी? लेखक थी, संगीतकार थी, नर्तकी या फिर राजनीतिज्ञ? तो बीनापनी मोहंती, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, ये एक राइटर थी, लेखिका थी, और ये उड़ीसी राइटर थी। इनको उत्कृष्ट लेखन के लिए 1990 में सबसे पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उसके बाद साल 2020 में अभी हाल ही में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका था, और 85 की उम्र में अभी इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कौन से दिन मनाया गया? यह दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को, और इस बार की इसकी थीम थी 2022 की, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइफ्स। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को लक्षण नहीं पता होते हैं मलेरिया के, तो उनमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप मलेरिया के सिम्टम्स को कैसे पहचानें, साथ में किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। जैसे कि लोगों को यही नहीं पता होता है कि मादा एनीफिलीज के काटने से ही मलेरिया होता है, और एक इसमें फैक्ट ये भी है कि जो फीमेल एनीफिलीज है, मादा एनीफिलीज है, वो सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में ही काटती है, वो रात में नहीं काटती है। तो इसका बाइट डे टाइम पे ही होता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, सिम्टम्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। दैट्स वाई दैट पर्टिकुलर डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने साल 2022 के लिए कौन से शहर को वर्ल्ड बुक कैपिटल डिक्लेयर किया है?
यूनेस्को हर साल दुनिया में किसी ना किसी शहर को वर्ल्ड बुक कैपिटल डिक्लेयर करता है। इस बार डिक्लेयर किया गया है ग्वाडलजारा को। किसको? ग्वाडलजारा। और ग्वाडलजारा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मैक्सिको में। मैक्सिको की एक सिटी है। देखिए, वर्ल्ड बुक कैपिटल ऐसे शहर को डिक्लेयर किया जाता है जिसने कहीं ना कहीं प्रोत्साहन पैदा किया हो बुक्स को पढ़ने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि हर साल भारत में जनवरी के महीने में दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान में एक बुक फेयर लगाया जाता है, जो कि वर्ल्ड बुक फेयर अपने आप में होता है। अब इसका मेन मोटो क्या है? लोगों में पढ़ने की चाहत पैदा करना। आप जितना ही पढ़ेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे और उतना ही सीखेंगे। ठीक है, सो ये एक मेन मोटो है। पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत होती है, पढ़ाई से कभी ना दूर होइए। ये एक मोटो होना चाहिए, ये एक एम होना चाहिए, एक स्पिरिट होनी चाहिए। सो दैट्स वाई यूनेस्को के द्वारा हर साल इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि जिस शहर ने इस क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रोत्साहन किया है उसको वर्ल्ड बुक कैपिटल डिक्लेयर किया जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हो यूनेस्को की स्थापना कौन से ईयर में करी गई थी? इसका हेड क्वार्टर है पेरिस। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूनिसेफ के युवा बोर्ड के को चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं अश्विन याडी। क्या नाम है? अश्विन याडी। और ये केप जेमिनी के सीईओ हैं। और ये जो यूनिसेफ का युवा बोर्ड है इसका मेन मोटो ये है, वैसे तो यूनिसेफ पूरे दुनिया में चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए कार्य करता है, तो जो यंगस्टर्स हैं उनको करियर काउंसलिंग करने के लिए ये बोर्ड कार्य कर रहा है, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप जगाने के लिए ये बोर्ड कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच कंट्री केरल गवर्नमेंट हैज कोलैबोरेटेड फॉर कॉस्मोस मालाबार्सियस प्रोजेक्ट? कहने का मतलब ये है, कॉस्मोस मालाबार्सियस प्रोजेक्ट का निर्माण करने के लिए केरल सरकार ने कौन से देश के साथ हाथ मिलाया है? तो इन्होंने कोलैबोरेशन किया है नीदरलैंड के साथ। अब देखिए इसका मेन मोटो क्या है। केरल सरकार चाहती है कि सन 1643 से लेकर 1852 तक का जितना भी इतिहास है केरल का उसको डाइवल्ज किया जाए, उसको अच्छे से गढ़ा जाए, लोग जाने केरल की हिस्ट्री के बारे में। इसके लिए 18वीं शताब्दी के जितने भी इतिहास से जुड़े हुए दस्तावेज हैं उन सभी को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पर, जितनी भी साइट्स हैं, उन सभी को रेनोवेट किया जाएगा। तो अल्टीमेटली नीदरलैंड यहाँ पर केरल गवर्नमेंट की मदद करेंगे। और केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है। यहाँ पे गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। इंग्लैंड की कैपिटल लंदन। स्कॉटलैंड की कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। जर्मनी में कुछ टाइम पहले नई सरकार आई है, किसकी? ओलाफ स्कूल्स की। किसकी? ओलाफ स्कूल्स। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से राज्य का प्लानिंग डिपार्टमेंट है जिसने इस बार यूनाइटेड नेशंस की तरफ से वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी चैंपियन प्रोजेक्ट अवार्ड जीत लिया है? तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से चैंपियन प्रोजेक्ट अवार्ड 2022 का दिया गया है इस बार मेघालय सरकार को। मेघालय सरकार का जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, इन्होंने पिछले सत्र में, मतलब कहने का, इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था मेघ ईए। क्या नाम है? मेघ ईए। इस प्रोजेक्ट को इन्होंने 2019 में लॉन्च किया था। और इस प्रोजेक्ट के तहत मेघालय के अंदर डिजिटल सर्विसेज डिलीवरी की शुरुआत करी गई। अल्टीमेटली आपको याद होगा कोविड-19 आया था 2019 में ही, तब से लेकर मेघालय सरकार ने ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम हर एक क्षेत्र में स्टार्ट किया और इस पे इन्होंने कहीं ना कहीं सफलता भी हासिल करी है, जिसकी वजह से इनके बेहतर प्रयत्नों की वजह से इस राज्य के प्लानिंग डिपार्टमेंट को सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। गुजरात में इस टाइम पे भूपेंद्र पटेल हैं, आसाम में हिमांता बिस्व शर्मा की सरकार है, मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार है। और यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसके प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे एंटोनियो गुतरेस। कौन है? एंटोनियो गुतरेस। अगला क्वेश्चन है, डेफ कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? मैंने आपको 23 तारीख के करंट अफेयर में बताया था कि डेफ कनेक्ट मतलब डिफेंस कनेक्ट 2.0 कॉन्फ्रेंस आयोजित होने वाली है। इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह करेंगे। तो अभी हाल ही में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। आपको याद होगा मैंने आपको यह भी बताया था कि इसका मेन मोटो ये है कि दुनिया भर से लार्ज नंबर ऑफ इनोवेटर्स और इन्वेस्टर्स को भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए आमंत्रित करना। मतलब भारत सरकार ये चाहती है कि दुनिया भर के जो इनोवेटर्स और इन्वेस्टर्स हैं वो भारत के डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करें। इससे क्या होगा? मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत
हम लोग लगातार डिफेंस से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स भारत में ही निर्मित कर पाएंगे, और इतना ही नहीं, दूसरे देशों को हम लोग एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। इस पर्टिकुलर कनेक्ट के तहत राजनाथ सिंह के द्वारा 2 चीज़ें यहाँ पर लॉन्च करी गई है। पहली चीज़ तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, जिसको बोला जाता है आईडेक्स प्राइम इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, जिसके तहत मेन मोटो ये होगा कि डिफेंस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशंस करी जाएं। और दूसरी चीज़ 6th एडिशन लॉन्च किया गया है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का। मतलब भारत के अंदर कई सारे ऐसे MSMEs हैं जो कि डिफेंस से जुड़े इक्विपमेंट्स बनाते हैं, उनको सपोर्ट करेगी भारत सरकार। इतना ही नहीं, और भी आगे आने वाले जो MSMEs हैं जो कि डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स बनाएंगे, उनको भारत सरकार की तरफ से स्पेशली सब्सिडीज़ भी मिल सकती हैं और लोन्स के अगेंस्ट फैसिलिटीज़ भी मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें इसका मेन मोटो है, और इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया इस बार। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चल रहे हैं, हम सभी को पता है, मैंने आपको बताया हुआ है इस टाइम पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चल रहे हैं। तो अभी हाल ही में वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो यहाँ पर खैर जितने भी मेडल हैं वो सभी भारत के लिए ही हैं, क्योंकि ये भारत में ही गेम्स हो रहे हैं और सभी भारतीय युवा हैं। तो फिलहाल वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में जीता है गोविंद सुनील महाजन ने। किसने? गोविंद सुनील महाजन। और यहाँ पर अगर बात करी जाए तो सिल्वर किसने जीता है? तो ये हैं उदय अनिल महाजन। ये दोनों खिलाड़ी जो हैं ये कवियत्री बहिनाबाई चौधरी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से खेलते हैं। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में आपको पता होना चाहिए हर साल कोई ना कोई एक यूनिवर्सिटी जीतती है, तो इस बार देखना होगा कौन सी यूनिवर्सिटी जीत रही है। फिलहाल अगर बात करी जाए तो एक खिलाड़ी है जिनका नाम है कोमल कोहर। क्या नाम है? कोमल कोहर। इन्होंने भी गोल्ड जीता है, और इन्होंने रेसलिंग में गोल्ड जीता है 42 kg वेट कैटेगरी में। ये कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से हैं कोमल कोहर। इसके अलावा एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है पार्थ मखीजा। पार्थ मखीजा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और पार्थ मखीजा दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, DU से। इन्होंने भी गोल्ड जीता है, किसमें? शूटिंग में। तो अभी ये चलता रहेगा गेम, और इसी तरीके से और भी कई सारे नाम सामने आएंगे। बाय द वे, इस बार का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है बेंगलोर में। अनअकैडमी पर 25 से लेकर 28 अप्रैल तक ऑफर चल रहा है। यहाँ पर 20 नहीं बल्कि टोटल 30% का आपको इस टाइम पर डिस्काउंट मिल रहा है। आप वरुण 777 कोड लगाएंगे तो पहले जो प्राइस ये हुआ करते थे, इस टाइम पर आपको 28 तारीख तक ये प्राइस मिलेंगे। आइकॉनिक ऑफर अगर आप लेना चाहते हो तो ये आपको प्राइस मिलेंगे। तो हर जगह पर टोटल 20% का ऑफर चल रहा है। इसके अलावा अगर आप वरुण 777 लगाते हैं तो 10% तो ऑलरेडी जो मिलता है वो तो मिलेगा ही। टोटल कितना हो गया? 20 + 10 30% हो गया। तो आप अनअकैडमी पर कोई भी बैच अवेल कर सकते हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो वरुण 777 कोड की मदद से। आज की बात यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।